आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जो भैरवपुर नाम के एक छोटे से सुनसान गांव में घटती है। ये कहानी है एक आहट की। कहते हैं यहाँ अजीब अजीब आहटें सुनाई देती हैं। बस इसी एक लाइन में आप समझिए कि भैरवपुर गांव का पूरा खौफ छिपा हुआ है। पर सवाल ये है कि आखिर ये आहटें हैं क्या, आती कहाँ से हैं ये? तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं और ये हिस्सा हमें सीधा ले जाता है भैरवपुर की उस बदनाम हवेली में। कहते हैं सारे डर की जड़ बस वहीं है। जरा सोच कर देखिए, भैरवपुर गांव। शाम ढल चुकी है, गलियां एकदम सुनसान हैं और एक ठंडी सी हवा है जो उस पुरानी हवेली की टूटी खिड़कियों से टकराकर एक अजीब सी सनसनाहट पैदा कर रही है। बस यही माहौल है भैरवपुर का। एक ऐसी जगह जहां लोग उस हवेली के पास से गुजरने तक से कांपते हैं। और ठीक इसी माहौल के बीच एंट्री होती है हमारी कहानी की पहली किरदार रीना की। हुआ ये कि दोस्तों ने मजाक मजाक में एक शर्त लगा ली और रीना, जो इन भूत प्रेत की बातों में बिल्कुल यकीन नहीं करती थी, वो अकेले ही हवेली में घुस जाती है, बस ये साबित करने के लिए कि ये सब बकवास है और डरने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन अंदर जाते ही उसका सारा आत्मविश्वास, उसकी सारी हिम्मत चकनाचूर हो जाती है। जैसे ही वो अपनी टॉर्च जलाती है, दीवार पर उसे अपनी परछाई के ठीक बगल में एक और परछाई दिखती है, हिलती हुई। वो घबराकर पलटती है, पर पीछे कोई नहीं होता, कोई भी नहीं। बस एक धीमी सी कदमों की आहट है जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही है। तो जाहिर है रीना वहां से जान बचाकर भाग निकलती है। पर क्या कहानी यहीं खत्म हो गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल कहानी तो अब शुरू होती है। चलिए दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। अजीब आहटें। क्योंकि हवेली का वो डर अब हवेली से बाहर निकलकर पूरे गांव में फैलने लगा था। हवेली के अंदर जो भी था वो अब रीना के साथ उसके घर आ चुका था। अब रातों को उसे अपने ही कमरे में किसी के चलने की आवाज़ें आती हैं। कभी कभी तो शीशे में अपने ठीक पीछे एक धुंधली सी परछाई भी दिख जाती है। मतलब हवेली का वो खौफ अब उसके घर की दहलीज पार कर चुका था। पर यह डर सिर्फ रीना तक ही सीमित नहीं था। गांव का एक नाई था, रघु। एक रात वो देर से घर लौट रहा था जब उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है, और अचानक उसके ठीक सामने एक सफेद साया आकर खड़ा हो गया, जिसकी आंखें हरी चमक रही थी। इस घटना से एक बात तो साफ हो गई थी कि ये आहट सिर्फ एक एहसास नहीं है, इसे देखा भी जा सकता है। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। उस साये ने सिर्फ रघु को डराया नहीं, उसने कुछ कहा भी। सिर्फ 4 शब्द, तेरा समय आ गया है। इन शब्दों का रघु पर इतना गहरा असर हुआ कि अगले दिन तक वो जैसे पागल सा हो गया था। बस एक ही बात दोहरा रहा था, आहट मुझे ले जाएगी, आहट मुझे ले जाएगी। अब कहानी में एक और किरदार जुड़ता है, अनिरुद्ध, स्कूल का मास्टर, जो इन सब भूत प्रेत की कहानियों को एकदम बकवास मानता था। पर एक रात जब वो एक खाली सड़क से गुजर रहा था, उसे अपने पीछे भारी जूतों के चलने की आवाज सुनाई दी। और फिर उसके कान के पास एक ठंडी सी फुसफुसाहट, तू बच नहीं पाएगा। मतलब साफ था, इस आहट का शिकार होने के लिए आपका इन चीजों पर विश्वास करना जरूरी नहीं है। तो देखिए, लोग अलग अलग थे, उनके तजुर्बे अलग अलग थे, लेकिन खौफ एक ही था। और अब गांव का ये डर धीरे धीरे एक मकसद में बदल रहा था। तो चलिए अब चलते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, सच की तलाश। रीना हो, रघु हो या अनिरुद्ध, इन सब की कहानियों का केंद्र एक ही था, वो मनहूस पुरानी हवेली। अब तक डर पूरे भैरवपुर को अपनी गिरफ्त में ले चुका था। लोगों ने रातों को घर से निकलना ही बंद कर दिया था, क्योंकि हर किसी को कहीं ना कहीं वही धीमे कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। लेकिन रीना, उसका डर अब तक एक किस्म की जिज्ञासा में बदल चुका था। उसने फैसला किया कि वो इस तरह डरकर नहीं बैठेगी। वो अनिरुद्ध और एक समझदार पुलिस ऑफिसर डीसीपी अरविंद को इस बात के लिए मना लेती है कि वो सब मिलकर एक बार हवेली की जांच करेंगे, ताकि इस आहट का सच सामने आ सके। उनका प्लान सुनने में बड़ा सीधा साधा था, लेकिन उतना ही खतरनाक। प्लान था कि आधी रात को तीनों एक साथ हवेली में घुसेंगे, उस आहट का सोर्स ढूंढेंगे और फिर उस बंद पड़े तहखाने में उतरेंगे, जहां से शायद सच का कोई रास्ता मिले। और अब कहानी आ पहुंचती है अपने सबसे अहम और सबसे खौफनाक मोड़ पर। अब वो उस राज का सामना करने वाले थे जिससे पूरा गांव कांपता था। तो शुरू करते हैं चौथा हिस्सा, तहखाने का राज। हवेली के पीछे एक पुराना जंग लगा हुआ लोहे का दरवाजा था। उसे खोलकर वो तीनों अंधेरी सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं।
तहखाना एकदम ठंडा था, दीवारों पर सीलन थी और ठीक सामने वाली दीवार पर उन्हें खून जैसी किसी चीज से लिखा एक पैगाम मिलता है। उस दीवार पर लिखा था, आहट से बचना नामुमकिन है। ये कोई चेतावनी नहीं थी, ये तो एक ऐलान था। उन्हें महसूस होने लगा कि यहाँ आकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है और अब वो यहाँ फंस चुके हैं। और ठीक उसी पल तहखाने के एक कोने से एक धुंधला सा साया उभरता है। वो साया खुद को ललिता बताता है, हवेली की मालकिन, और फिर वो उस राज से पर्दा उठाती है जिससे सब अनजान थे। वो कहती है, 100 साल पहले मुझे इसी जगह जिंदा दफना दिया गया था। मेरी चीखें, मेरे कदमों की आहट वही हैं जो सदियों से यहां गूंज रही हैं। मतलब ये आहट किसी भूत की नहीं, बल्कि एक दबी हुई, तड़पती हुई आत्मा की पुकार थी। तो राज अब खुल चुका था, पर क्या राज खुलने से डर खत्म हो जाता है? चलिए कहानी के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जो हमें बताता है कि कुछ कहानियां शायद कभी खत्म नहीं होती। ये है अनंत आहट। जैसे ही सच सामने आया, तहखाने की दीवारें कांपने लगीं। वो तीनों किसी तरह बाहर भागे। तब डीसीपी अरविंद ने एक आखिरी उपाय सुझाया, इस पूरी हवेली को आग लगा दी जाए। और उन्होंने वही किया। कमाल की बात यह है कि ऐसा लगा जैसे ये तरकीब काम कर गई। हवेली जलने के बाद गांव वालों ने एक पूजा रखी और सालों में पहली बार भैरवपुर की रात खामोश थी, एकदम शांत। गांव में शांति लौट आई थी। सबको लगा कि वो श्राप टूट गया है हमेशा के लिए। लेकिन क्या वाकई ऐसा था? क्या डर सच में खत्म हो गया था? कुछ दिन बीत गए। एक रात रीना अपने कमरे में पड़ रही थी कि तभी उसे फिर से वही आवाज सुनाई दी, कदमों की वही धीमी, शांत और जानी पहचानी आहट। उसने डरते डरते पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं आया, बस वो आहट जो अब और भी पास और भी साफ सुनाई दे रही थी। और बस यहीं पर यह कहानी एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ खत्म हो जाती है कि आहट सिर्फ एक आवाज नहीं है, बल्कि एक अनदेखा साया है जो हर जगह, हर पल पीछा करता है। हवेली का राज तो खुल गया, हवेली जल भी गई, लेकिन आहट आज भी जिंदा है।